बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इन्हें नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बरतानवी नशरियाती अदारे को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था और मुझे मालूम नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे, ऑपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीकाकार यह रहा है कि हम मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना चाहते थे और जोरों जबरदस्ती से वोट नहीं चाहते थे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। उनका कहना था कि 1973 का आइन पास हुआ तो इस पर तनकीद की गई, 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो इस पर भी तनकीद की गई। वही लोग अब इस तरमीम पर भी तनकीद कर रहे हैं। पीटीआई वाले कह रहे हैं फॉर्म 47 हम कहते हैं सिलेक्टेड। ये तो आप मानेंगे कि मैं ना फॉर्म 47 वाला हूं और ना सिलेक्टेड वाला हूं। चेयरमैन पीपीपी ने मजीद कहा कि यह इल्जाम झूठा है कि पीपल्स पार्टी की फौज की ईमा पर यह काम कर रही है। मैंने मिसाक जमहूरियत पर अमल किया, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर नहीं बल्कि अपनी वालिदा के कहने पर, जबकि बानी पीटीआई ने जो किया वो आज भुगत रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने की वजह यह है कि वो जजों की ग्रुपिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो मुंसलिक नजर आ रहे थे, जानिबदार नजर आ रहे थे और याहिया अफरीदी साहब गैर जानिबदार नजर आए, तो इस हवाले से उनको जो है वो चीफ जस्टिस मुंतखब किया गया। और इसी हवाले से बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ग्रुप बंदी की वजह से अगर चीफ जस्टिस ना बनाया जाए तो ये अदलिया में मुदाखलत है। और दूसरा, उन्होंने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात जो हुई है वकलात की, उसमें शुएब शाहीन साहब मौजूद थे और इसमें फैसल चौधरी साहब मौजूद थे। उन्होंने आगाह किया, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को बता दिया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आईनी तरमीम में वोट दिया है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि उनके साथ नारवा सलूक किया गया, उनको गैर इंसानी माहौल वहां पर फराहम किया गया, 5 दिन तक उनको बिजली नहीं दी गई, ये तमाम तर बातें की। और दूसरी जानिब एहलिया जो है बानी पीटीआई की बुशरा बीबी साहबा, उनकी जमानत मंजूर हुई, उनको रिहा भी कर दिया गया। कल चूंकि रूपकार जारी नहीं हो सका था, मुलचल के जवा नहीं करवा पाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बुशरा बीबी साहबा के वकला, और आज उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी और बनी गाला वो शिफ्ट हो चुकी। और कहा यह जा रहा है कि जो चेयरमैन है बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी रिहाई जो है वो बिल्कुल करीब है। उनके हवाले से भी ये जो है वो गुजारिशात पेश की जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। दूसरी जानिब लोगों के हवाले से मंसूर अली शाह साहब जस्टिस जो है उनकी जानिब से कहा गया कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को खत लिखा और खुसूसी बेंच में बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया। खत में कहा कि पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में उन्होंने सर थॉमस मोरे का कॉल भी इसमें जो है वो नकल किया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत जो है वो 23 अक्टूबर को लिखा। इन तमाम तफसीलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना अली अब्बास खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमैर वसी जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। उमैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। राना साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज ये कह रहे हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बन पाएंगे। जी देखिए, इसमें जाहिरी बात है कि जो 26वीं तरमीम पास हुई है उसमें जो जुडिशियल कमीशन बना है उसकी अक्सरीती राय से 2/3 मेजोरिटी से जो भी फैसला होना था उसके मुताबिक नए चीफ जस्टिस का ऐलान होना था। और अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है, मुकर्ररा ने कानून बनाना है और अदालतों के जरिए उनकी इन्फोर्समेंट होनी है, तो मैं समझता हूं कि जो 26वीं तरमीम पास हुई है आइन और कानून के मुताबिक पास हुई है, इसमें अब जो लोग जो भी मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी कह लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जितनी नेगोशिएट की गई हैं सिर्फ इसी मकसद के लिए की गई हैं कि तमाम जमातें अगर यकजा होकर इस पे इकट्ठे होकर बैठेंगे बेहतर फैसला होगा।
ये आईनी जज की बजाय आईनी जो बेंच बनाने की प्रपोजल थी वो भी पीटीआई की तरफ से थी। तो इस हवाले से पीटीआई ने अगर शमूलियत नहीं करनी थी तो उस कमेटी में नाम ना देते। यानी ये पहले कर लेते हैं, फिर सोचते हैं, फिर बाद में मुकर जाते हैं। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आईनी तरमीम पास हो, फिर जुडिशल कमीशन बन जाए, उसके मेंबरान नॉमिनेट हो जाए और उन मेंबरान में से 2/3 मेजोरिटी के जरिए जो भी फैसला हुआ है, हम नहीं कहते कि वो मंसूर अली शाह साहब के हक में नहीं हुआ या अफरीदी साहब के, वो भी एक जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, अनाउंस हो चुका है, प्रेसिडेंट ने उनकी समरी साइन कर दी है। वो आज मेरे भी चीफ जस्टिस हैं, वो आपके भी उतने ही चीफ जस्टिस हैं, वो हर बंदे के लिए उतने ही चीफ जस्टिस हैं। तो हमें तवक्कुआत है कि वो आइन और कानून के मुताबिक आने वाले दिनों में फैसला करेंगे। अच्छा रन साहब, मैं इसमें जानना ये चाह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह से ये जिक्र किया कि मुझे अंदाजा नहीं था, तो मतलब भुट्टो साहब जो है उनको भी अंदाजा नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे या उनको नहीं इसमें कंसीडर किया जा रहा। और दूसरा, उनकी जानिब से ये भी कहा गया मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि उनके बगैर भी नंबर्स हमारे पूरे थे। देखिए, नंबर्स पूरे होना एक अलग बात है, कंसेंसस होना एक अलग बात है, सबको साथ लेके चलना एक अलग बात है। फैसला अगर अक्सरीती जमात है या अक्सरीती लोग हैं जिनके नंबर्स पूरे हैं, वो फैसला कर लेना एक अलग बात है। तो जैसे बिलावल साहब ने कहा है, मैं समझता हूँ बिलावल साहब की 26वीं तरमीम में बड़ी एफर्ट है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है सबको मोटिवेट करने की, एक पेज पे लाने की। आप नहीं समझते कि बेशुमार लोग सफर करते हैं जिनके राइट्स हैं, जिनके नंबर ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इन आईनी मामलात में वो उलझ कर रह गए हैं, साल हर साल से उन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि ये सूबाई सतह पर भी ये मैं समझता हूँ कि ऐसे बेंचेस बनने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ये आईनी मामलात को देखें, पॉलिटिकल मामलात को देखें और लोगों को रिलीफ जो मिलना चाहिए, जो साल हर साल नहीं मिलता, वो फौरी तौर पर उनके फैसले होने चाहिए। नहीं बिल्कुल रन साहब, ये होना चाहिए, लेकिन उसमें जो मुसव्वदा है वो भी पब्लिश होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के सामने होना चाहिए। जैसे अब आपके सामने है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कह रहे हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकेगा। दूसरा, वो बेंच के हवाले से कह रहे हैं कि इख्तियारात जो हैं वो ज्यादा दे दिए गए। तो अगर तमाम सियासी जमातों को डेफिनेटली एतमाद में लेके आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एंगेज करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि हमारे सेनेटर्स को, हमारे लोगों को हिरासा किया गया, इस वजह से हम इसमें शामिल नहीं हो सके। सर, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। इस मुसव्वदे पर एक दिन नहीं, मुसलसल कई रोज बहस हुई है। एक एक नुक्ते पर चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब ने एक एक नुक्ते पर पॉइंट आउट किया है, एक एक नुक्ते पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डिस्कस किया है, कामरान मुर्तजा साहब इसमें शामिल थे। तो इन सब ने, मैं समझता हूँ कि मिलकर ये जो मुसव्वदे की शक्ल बनाई है, ये कंसेंसस के साथ डेवलप हुई। ऑलराइट रान साहब, बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं, लॉ आप जो है उसके हवाले से डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसमें गाइड कर सकते हैं। जिस तरह से 18वीं तरमीम में सेर हासिल गुफ्तगू हुई, एक साल तक, मतलब 8-9 महीने तक ये प्रोसेस जारी रहा, तो आप नहीं समझते कि इस पे भी सेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए थी? सर, मुकन्ना का काम है आइन साजी। अगर आप ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कानून बनाना, तो मैं बिल्कुल ये होना चाहिए, इसको हाउस में बहस में लाना चाहिए। जितनी डिस्कशन होगी उससे ज्यादा बेहतर अच्छे नताइज साबित होंगे। तो लेकिन वक्त की जरूरत के मुताबिक जो फैसले किए जाते हैं, मैं समझता हूँ वो वक्त और हालात के मुताबिक फैसले होते हैं और उनको करना चाहिए, होना चाहिए, उनको करना चाहिए। उमैर वसी जफर साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आपका क्या नुक्ता नजर होगा? राना साहब की आपने गुफ्तगू मुलाजा फरमाई और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब कह रहे हैं कि मुझे ये चीजों का मालूम ही नहीं था कि ऐसे ऐसे हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह। पहले तो गुजारिश इस तरह से है कि बिलावल साहब जो फरमाया है, इनको ये पता ही नहीं था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, या ये इनकी मंशा थी
ये तो क्या जरूरत थी कि 25 से पहले ये आईनी वाले थे। दूसरी बात है, राणा साहब ने भी फरमाया और आपके भी इल्म में होगा, कमेटी ने कोशिश की, यूनानिमस तो ना हो सका, फजल रहमान साहब के वोट तो ये ना सके उस कमेटी के अंदर, लेकिन पीपल पार्टी ने वोट दिया है, नून लीग के साथ इत्तेफाक किया है, हमारे नए चीफ जस्टिस साहब। देखिए, हम किसी पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, इन्होंने आईने पाकिस्तान के ऊपर जो काला धब्बा लगा दिया है, उसके लिए पाकिस्तानी अवाम इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। ये कहलाएंगी कैंगरू कोर्ट्स। इफ यू मे नो कि कैंगरू कोर्ट्स, एक कोर्ट के अंदर एक और कोर्ट बना के रख दी हुई है। जो ये लोग बात कर रहे हैं कि जी बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग हैं, मुकदमे तो पेंडिंग हैं हमारे सिविल कोर्टों में, मुकदमे पेंडिंग है हमारे सेशन कोर्ट्स में। आज ये क्यों नहीं जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के तरीकेकार को वजह करके राजी हैं? ये क्यों अपनी मर्जी के जजेस को लगाना चाहते हैं? ये क्यों एक आईनी बेंच बनाना चाहते हैं जिसमें इनके मर्जी के जज बैठ जाएं, इनके मर्जी के फैसले करें, और अगर वो फैसला ना करें तो ये उनको किक आउट कर सके? ये बेसिकली उनके ऊपर एक तलवार लेके बैठ गए हुए कि हमारी मर्जी की बात लिख दो, अगर नहीं लिखोगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे। ये सारी बातें इनके इल्म में थी, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हो, चाहे वो नून लीग हो। इन्होंने एक शैम तरीके के साथ ये आईनी तहरीक रात के 12 बजे पे पास करवाई है। 12 बजे भी इन्होंने मेंबरान को जाने ना दिया। 12 बज के असल इख्तलाफ कहाँ पे है? जो दूसरे अरकान हैं उनका वोट साथ में लेना, वहां पे इख्तलाफ है आपका? गुजारिश इस तरह से है कि इस किसी अमल की जरूरत नहीं थी, ये एक सिंगल पर्सन को आउस्ट करने के लिए, जो मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जज जो हैं, उनको आउस्ट करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की गई है। वोट तो इन्होंने हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे अरकान को तो ये शुरू दिन से तंग करते चले आ रहे हैं। फॉर्म 47 की फसाइयत की हुकूमत जो है, आज इन्होंने कहा ये कह देना इकबाल जुर्म है कि हमारे पास नंबर्स पूरे थे। नंबर्स कैसे पूरे थे? या तो ये कहना कि हमने इतने इतने बंदों के साथ मीटिंग की, उनको कन्विंस कर लिया। नंबर्स थे डंडे के जोर पे पूरे, नंबर थे दूसरे इदारों के जोर के ऊपर पूरे। इनके किस तरीके से नंबर पूरे थे? ये तो एक इकबाल जुर्म करके उसके ऊपर सुरखरू हो रहे हैं। माजी की दो चीजें जो है वो यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा याद दहानी के लिए। बलूचिस्तान में सेनेटर का जो है वो सेनेट में इंतखाब होता है, और दूसरे लोग अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर वोट देते हैं तो तब बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनकी जानिब से, खान साहब की जानिब से कहा गया कि लोगों के जमीर जाग चुके हैं, इस वजह से लोगों ने वोट दिया हमें। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आईनी अदालत के कयाम के हवाले से वोट दिया, आपको याद होगा। मैं आपको गुजारिश करूं तो फिर आपको वो भी याद होना चाहिए कि केपीके में अगर 22 एमपीएस ने सेनेट में आके पार्टी की मंशा के खिलाफ वोट दिया था तो खान साहब ने उनको भी सारों को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, ये चीज अगर बलूचिस्तान की बात करेंगे तो बलूचिस्तान में वोटिंग का प्रोसीजर ही अक्सर मुख्तलिफ है। वहां पे एक सरदारी निजाम कायम है, वहां पे जो पार्लियामेंट है वो कानून मुख्तलिफ नहीं है चौधरी साहब शायद। सर कानून तो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के लिए सेम है। मैं बात वोटिंग की कर रहा हूँ। जी जी। अगर वोटिंग का आप ये साबित कर दे कि किसी भी एक एमपी एमएनए को बलूचिस्तान के उठा के लेके गए हैं, जो कि हम साबित करते हैं कि उठा के लेके गए हैं, हमारे मेंबरों ने फ्लोर ऑफ द हाउस जाके कहा कि मेंबरों को उठा के लेके गए, उनके कारोबार तबाह किए हैं, उनको हर किस्म का नुकसान पहुंचाया, उन पे FIR किए हैं, उन पे दबाव डाल के रखा है कि इनकी मर्जी के मुताबिक वोट देते हैं। क्या ये हकीकत आज के दिन में है कि नहीं है? चौधरी साहब, जिन्होंने वोट दिया वो तो तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने वोट दिया वो तरदीद करते नजर आ रहे हैं। सर हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, तरदीद करना उनकी मजबूरी है गरीबों की। वो कहां चले गए थे? किधर गायब हो गए थे? कौन सा जमीर जाग गया था? अगर जमीर जाग गया तो अपनी सीटों से इस्तीफे दे। पार्टी की पॉलिसी से मुतफिक नहीं है, सीटों से इस्तीफे दे, घर जाए, नया इलेक्शन लड़े और मैदान में आ जाए। कुरैशी साहब कहते हैं कि वालिद मोहतरम की जो है वो सजेशन पे रूपोशी इख्तियार की। उन्होंने कहा कि मुझे वालिद साहब ने कहा था कि रूपोश हो जाए मौजूदा वक्त के मुताबिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मैटर के अंदर लुक इनटू कर रही है, उनको शो कॉज नोटिस कर दिया गया। उन्होंने कभी भी वोट नहीं दिया, सिर्फ क्लेम इतना सा है कि उनका राब्ता मुनकना हो गया था पार्टी के साथ, और वो वहां पे मौजूद भी थे। कर रहे हैं जो आके हुकूमती बेंचों पे ऊपर बैठे, दंदना के बैठे और उनके लिए वोट देने के लिए तैयार थे। उमर साहब, वैसे ज़ैन कुरैशी साहब और दीगर लोग भी वहां पे मौजूद थे, ये मैं आपको तस्दीक शुदा खबर आपको बता रहा हूं, वहां पे मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से शाह साहब के हवाले से सेनेटर जो है उनके हवाले से कहा गया, उन्होंने कहा कि मुझसे लोकेशन मंगवाई गई, सेनेटर शिबली फराज साहब ने लोकेशन मंगवाई, जब मैंने लोकेशन भेजी तो कुछ देर के बाद मुझे उठा लिया गया। जी, तो आपका क्या कहने का मकसद है कि शिबली फराज साहब उनको उठा के ले गए? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। है, उनके पास ये इख्तियारात हैं, उनके पास ये वसाइल हैं, जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं, वसाइल हैं। सेनेटर अर्ज कर रहे थे ये।
जी, तो इसका अर्ज करने का मकसद ये भी हो सकता है कि उनकी कॉन्वर्सेशन जो है वो इंटरसेप्ट हो रही थी। सर काइंडली सच को सच और हकीकत को हकीकत माने, इसको झूठ के जरिए छुपाने की कोशिश, चादरपोशी करने की कोशिश ना करें। ये आज के पाकिस्तान की ये हकीकत है कि मेंबरों पे अनड्यू प्रेशर डाला गया, अपनी मर्जी की आईनी तरमीम करवाई गई और उस आईनी तरमीम के जरिए एक कैंगरू कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करने की भरपूर कोशिश की गई, जिसमें ये नाकाम हुए किसी हद तक, लेकिन फिर भी एक आईनी बेंच बनाने में कामयाब हो गए हैं। इसके क्या असरात होंगे, हमारी नस्लें बर्बाद करने की तरफ ये चल पड़े हुए हैं। कभी भी एक मुल्क में दो आईनी निजाम नहीं चल सके हैं। अब कौन सी ऐसी रेट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं होता? हर जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ही सुप्रीम कोर्ट के चलाएंगे आज के बाद से? वो बहुत थोड़े मैटर्स होते हैं जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कोई इस किस्म के होते हैं, जो आए हुए होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ लॉ नहीं होता। 75% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पेंडिंग होता है। और आप ये देखेंगे कि इनकी की हुई तरमीम जो है वो इन्हीं के गले पड़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट खुद ही हाथ उठा लेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आईनी मामला को सुनने के लिए 5 जजों का बेंच बैठा रहे। या तो ये कहें कि जी पॉलिटिकल मामलों के लिए हमने एक बेंच बना दिया है। असल बात ये जो कहना चाहते हैं ना आईनी बेंच, वो ये कहना चाहते हैं कि हमने पॉलिटिकल मामलों के लिए अपना बेंच बना दिया है कि हमारे फॉर्म 47 और 45 को कोई खोल के हमारी हकीकत आश्कार ना कर दे। नवाज शरीफ साहब जो वोटों से हार चुके हुए हैं उनको कोई मंजर-ए-आम पे ना ले आए। शहबाज शरीफ साहब जो वोटों से हार चुके हुए हैं उनको मंजर-ए-आम पे उनके फॉर्म 45, 47 ना ले आए। हमने एक पॉलिटिकल बेंच बनाया है। असल बात जो इनको करने की है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से बढ़ के ये माने इस बात को कि पॉलिटिकल बेंच बनाया है। हम एक पॉलिटिकल आईनी तरमीम नहीं लेके आए, हम एक डंडे की आईनी तरमीम लेके आए हैं। ठीक, राना साहब आपसे जानना चाहूंगा, बुशरा बीबी साहबा जो है उनको रिहा कर दिया गया, तोशाखाना 2 केस में उनकी जमानत मंजूर हो गई। तो कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि वो गैर सियासी हैं, उनका सियासत से ताल्लुक भी नहीं है, फिर भी उनको जो है वो बेजा इस तरह से गिरफ्त में रखा गया, 9 महीने तक उनको रखा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई है, डील के बगैर उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी है। देखिए बात ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि अगर बुशरा बीबी की बेल आउट हो गई है और वो किसी और मुकदमे में नॉमिनेट नहीं है तो आइन और कानून के मुताबिक उनकी बेल बाउंड चले गए हैं तो उनको बिल्कुल रहा होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर उनपे कोई और दूसरा मुकदमा नहीं है तो उसको रहा होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा पीछे इनको लेके जाऊंगा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे होते थे, उस वक्त हाजिरियां कौन पूरी करता था? जिन अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मिलता था उनकी तारीफ, और जिन अदालतों से पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला आ जाता था तो सोशल मीडिया पर उसकी तशहीर, उसके तमस्खुर, वो बदतमीजी का कल्चर शुरू होता था उन अदालतों में उन जजेस के खिलाफ। ये कल्चर को भूल गए कि जिन अदालतों से इनके फैसले हक में आए वो बहुत अच्छी हैं, जिन अदालतों से इनके खिलाफ फैसले आए वो बहुत बुरी हैं। इस तरह नहीं होता। मामलात को चलाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए इनको याद होगा कि किस तरीके से सेनेट में हाजिरियां पूरी होती थी, वो कौन कराता था, वो कैसे होती थी। आज इनको एस्टेब्लिशमेंट के रोल का बड़ा दुख लग रहा है। आज एस्टेब्लिशमेंट इनके लिए बहुत बुरी है। जब एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, हाजिरियां पूरी करते थे उस वक्त बहुत अच्छे थे, उस वक्त एक पेज पे होते थे। राना साहब, एस्टेब्लिशमेंट का रोल है जिसपे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सीखपा होती है। सर जब इनके साथ मैं समझता हूँ कि जब इनमें मिसाल दी है आप, अच्छा कौन भूला है कि कैसे हाजिरियां पूरी होती थी, कैसे टेलीफोन आते थे आजाद राकीन को, कैसे वोट लिए जाते थे, ये भूल गए हैं वो दिन। आज इनको इन चीजों पे एतराज है। उस वक्त भी हमारे लीडरान हाउस में कहते थे कि आपने पछताना है, मत काम ऐसे करें। कौन सी लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बिहाइंड द बार नहीं गई? आज बड़ा दुख लग रहा है। राना सनाउल्लाह साहब, उनके बदतरीन मुखालिफ भी ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा काम कर सकते हैं जो उन पे मुकदमा दर्ज किया गया। कैपिटल पनिशमेंट का पर्चा दे के आपने तो उनकी दुआएं खैर कह दी। ये तो अल्लाह की रहमत है कि उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित की। वो सेफ सिटी के कैमरा के साथ वो वहां पे एविडेंस ना होना, वो इस्तगासा है दायर करना। देखिए
कि ये सारी चीजें जब ये खुद करते हैं तो उस वक्त इनको भूल जाते हैं कि ये वक्त बदल जाता है। लेकिन राना साहब आगे बढ़ना चाहिए, माजी की चीजों को जो है वो भुला के पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करना चाहिए। माजी में अगर पीएमएलएन करती रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया तो आज फिर पीएमएलएन और इत्तेहादी गवर्नमेंट कर रही है। तो अगर ये स्टेप से आगे निकल के पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू जो है वो सिचुएशन सॉर्ट आउट की जाए तो अवाम को डेफिनेटली वो फायदा भी मिल सकेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ऑब्वियसली बैठना पड़ता है। अगर कोई ये शख्स कहे कि मैंने इन लोगों के साथ बैठना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, तो फिर इस तरह से निजाम नहीं चलता, इस तरह से काम नहीं चलता। जी अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जी जी ये कहा जाता है, तो फिर ये दोनों पहियों को आपस में बैठना पड़ता है, टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ती है। और जब खान साहब ये कहेंगे कि मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, तो फिर जिनसे उन्होंने बात करनी है वो उनसे कर लें। जी चौई साहब फिर से वही बातें कि पॉलिटिकल डायलॉग की ऑफर्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं कि कहा जाता रहा, लेकिन बानी चेयरमैन की जानिब से यही कहा जाता रहा कि इनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो सकता। तो मौलाना साहब के साथ कैसे हो गया जो पीडीएम के सदर रहे? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ना जी पॉलिटिकल डायलॉग से हम कभी भी पीछे नहीं हटे। हमारी सिर्फ बात ये रही कि किसी चोर से, किसी सजा याफ्ता से या किसी जो अपने मफादात की जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान के सिस्टम को करप्ट करने के लिए पाकिस्तान में आए, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। ये जितने भी केसेस की बात कर रहे हैं ना, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जरदारी साहब ने बनाए थे और जरदारी साहब के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने बनवाए थे। तो ये हमें ये बता दें कि पीटीआई के 2018 के दौर से चौई साहब राना सनाउल्लाह साहब पे जो केस हुआ शहरियार अफरीदी साहब मैं गुजारिश करने लगा हूँ जी मैं पहले की गुजारिश करने लगा हूँ। अगर राना सनाउल्लाह साहब पे कोई केस हुआ तो वो एक प्रॉपर महकमा मौजूद है। शहरियार अफरीदी साहब उस वक्त स्टेट मिनिस्टर जरूर थे उसके, लेकिन वो एंटी नारकोटिक्स का एक महकमा मौजूद है। अगर कोई महकमा भी कार्रवाई करेगा वो भी आप लोग हमारे खाते लिखते चले जाते हैं। तो मतलब अगर कोई महकमा भी गलती करेगा तो वो भी उस वक्त की फिर मौजूदा हुकूमत नहीं कर रही, फिर तो महकमाना कार्रवाइयां की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी। नहीं जी ये पॉसिबल है नहीं ना। उसकी वजह ये है कि कोई ऐसा केस खान इमरान खान पे ये आज दिन तक नहीं बना सके जिसमें ये सजा दिलवा सके। बुशरा बीबी की आप बात कर रहे थे, 9 महीने वो जेल गई थी खुद। ये तो जेल से भागते हैं, ये तो अपनी जेल में क्यों है? अगर सजा नहीं है तो जेल में क्यों है फिर वो? जी मेरी अगर मुझे आप थोड़ी सी बात को कंप्लीट कर लेने देंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, मैं बेहतर तरीके से शायद एक्सप्लेन कर सकूं। जी कंटिन्यू करें। बुशरा बीबी जेल गई थी खुद, ठीक है जी, और उन्होंने खुद जाके कोर्ट के उनके आगे सरेंडर किया था। उसके बावजूद 9 महीने उधर रखने के बाद, हर किस्म की ट्रायल और शहादतें इकट्ठी करने के बावजूद ये एक भी जुर्म उनके ऊपर साबित नहीं कर सके और ना ही कोई मजीद एफआईआर बना सके। इमरान खान साहब की बहनों का क्या कसूर है? वो किस लिए जेल में बैठी हुई हैं? खान साहब के ऊपर अगर कोई रिश्वत का केस ले सके, हम तो बताते हैं, हम क्या बताते हैं, अदारे बताते थे, आपका मीडिया बताता था कि नवाज शरीफ साहब ने फलां काम किया है, जरदारी साहब ने फलां काम किया है। ये इमरान खान साहब के लगाए गए एलिगेशंस तो नहीं है, ये आप मीडिया के तरफ एफबीआर की तरफ से शवाहिद इकट्ठे करके, नैब की तरफ से शवाहिद इकट्ठे करके इन इदारों ने मिलकर आके एक केस पुट किया जो कि सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, जिसकी बेस के ऊपर मियां साहब नाअहल हो गए या जरदारी साहब को कुछ मुश्किलात का सामना आता रहा। कहे हाँ ये तोशा खाना केस बना के बैठे हुए हैं, कहे हाँ ये कि 1 रुपए का भी किकबैक खान इमरान खान ने अपने दौर में लिया हो। इतनी देर से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहे हाँ ये कि किसी भी जगह खान इमरान खान ने अनड्यू अपने आप को कोई भी बेनिफिट या अपनी पार्टी को कोई भी बेनिफिट पहुंचाया हो। हम इनकी 50 चीजें बताने के लिए तैयार हैं इसी मौके के ऊपर। हमें पता है कि मोटरवे कैसे बनी थी। करते थे वजीर आला पंजाब, वो इस वक्त कहाँ हैं? फराह गोगी साहबा हुआ करती थी, वो इस वक्त कहाँ हैं? शहजाद अकबर साहब होते थे, हुकूमत इनके हाथ में है, हुकूमत इनके हाथ में है, इतनी देर से इनके हाथ में है, काफी अरसा हो गया। अगर आप पिछले 16 महीने की हुकूमत भी बीच में पीडीएम वाली भी शामिल कर लें और ये 8 महीने की हुकूमत भी शामिल कर लें तो 24 माह 2 साल का दुरानिया काफी लंबा होता है। मेरा ख्याल है वो कहाँ पे है, वो इनसे सवाल पूछना चाहिए। अगर उनके खिलाफ जुबानी कलामी नहीं बातें चलेंगी कि आप कहें कि वो कहाँ पे हैं, एलिगेशन लगाएं, उनको अदालत के अंदर कटहरे के अंदर लेके आए, शवाहिद लेके आए। फराह गोगी साहब भी इस पाकिस्तान में मौजूद हैं, उस्मान बुज़दार साहब भी इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर एक आने की भी करप्शन की है, एवरीबॉडी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर मिस्टेक्स।
हम कभी आपको अगर उनकी करप्शन को डिफेंड करते हुए नजर आए, यू शुड हेल्प मेक अस अकाउंटेबल एज वेल। अच्छा चई साहब, क्या समझते हैं, खान साहब ने खुद एडमिट किया कि तोशा खाना वाला मामला जो था वो गड़ी वाली बात उन्होंने खुद ये है, आपको भी अंदाजा होगा, स्टेज पे उन्होंने तकरीर के दौरान कहा कि वो मैंने सेल करके जो पैसे आए उसमें से मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किए, बनी गाला वाली सड़क बनने वाली थी वो सड़क भी बनवा ली थी। आप मुझे एक बात बताएं, पहली तो बात यह कि हम इस बहस में जाते नहीं कि नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने या मरियम बीबी ने या यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, इन सब ने तोशा खाने से क्या क्या लिया, क्या क्या लिया, इस बहस में नहीं हम जाते, हम अपना जवाब देते हैं। जी जी, इनको अपना जवाब देने दीजिए। ऑलराइट। एक प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि जो उसको तोहाइफ बाहर से मिलते हैं वो तोशा खाना में जमा करवाया, और तोशा खाना में जमा करवाने के बाद एक कैबिनेट की कमेटी होती है, कैबिनेट की कमेटी उसकी एक प्राइस मुख्तस करती है, उस प्राइस के ऊपर वो अपने पेमेंट करने के बाद वो उसको खरीद सकता है जी, और खरीदने के बाद वो उसका एसेट बन जाता है। इसमें बात में कोई कदगन नहीं है, कोई मलामत नहीं है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। खान साहब ने इसी तरह वो गाड़ियां जो शेख सलमान ने दी थी वो उन्होंने तोशा खाना से वसूल कर ली, उसके एवज जो पेमेंट बनती थी वो दे दी और वो गाड़ियां उन्होंने फर्दर बेच दी। यहाँ पे कहाँ पे कानून में लिखा है कि तोशा खाना से चीज देने के बाद आप बेच नहीं सकते? नहीं, वो ये कहते हैं, इल्जाम ये लगाया जाता है कि जो उसका मुख्तस रेट लगवाया गया वो एक्चुअल पर्सन ही अपने ही बंदों के साथ लगवा के वो उसके एक्चुअल रेट पे बहुत कम रेट लगवा के उसको सेल आउट किया गया। इख्तलाफ यहाँ पे जो रेट है ना जी वो किसी साजे माजे गामे ने नहीं लगाया। मैंने आपको गुजारिश की कि कैबिनेट डिवीजन की एक कमेटी होती है, वो कमेटी जाके जो मुख्तलिफ तहाइफ आते हैं उसको मार्केट रेट के ऊपर एवेल्युएट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने किया है, उनको दें सजा, वो भी उन पे चलाएं ट्रायल। मुकदमे का इंदराज हुआ कि नहीं हुआ? जी आप बताइए, नहीं हुआ किसी पे मुकदमे का इंदराज। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग भी इसमें शामिल तफ्तीश होते हैं। सर सामने तफ्तीश होना अलग बात है, अगर किसी ने गलत किया, अगर किसी ने उसकी प्राइस गलत लगाई है ना जी, तो वो उधर से शुरू होगा। पहला तो मुजरिम वो है जिसने उसकी प्राइस गलत लगाई है, ठीक हो गया। जिसने प्राइस पे की है वो मुजरिम नहीं हो सकता। अगर ये कह दें, आके साबित कर दे कि खान इमरान खान के कहने के ऊपर हमने प्राइस गलत लगाई थी, तो देन वाइकेरियस लायबिलिटी की सूरत में ये बैक की तरफ चल सकता है। लेकिन सबसे पहले तो उनको सजा दें जिन्होंने इनकी प्राइस लगाई है गलत, कि ये सजा हो गई, इनको हो गई। अब इस सजा के बाद आप चूंकि इस ट्रांजैक्शन के बेनिफिशियरी थे तो खान इमरान खान की तरफ चलें, ऐसा कोई ट्रेल कहीं पे भी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ ये कहते हैं कि खान इमरान खान ने तोशा खाने से घड़ियां ली, वो गलत ली, वो पैसे थोड़ों में ली, वो ज्यादा में ली और वो बेच दी। क्या ये कभी आके कहते हैं कि पैसे बाद में दिए या पहले दिए? ठीक, एक बंदे का वजीर आजम है जिसके पास 2-2 अरब 20-20 अरब की महीने की साल की एंट्रियां एग्जिट हो रहे हैं पैसों के, उसने आपकी ये 5-7-10 करोड़ रुपए की घड़ी चोरी करनी थी? बी सेंसिबल। नहीं, उसमें देखें चौई साहब, गलती है, गलती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी हुई, वो एडमिट करते हैं, गलतियां हो जाती हैं, इंसान है तो गलती है तो गलती को एडमिट कर लेना चाहिए अगर गलती हो गई है तो। क्या गलती होगी? तोहफा लेना गलती है, तोहफे को तोशा खाना से वसूल करना गलती है कि उसको बेचना गलती है? गलती भी तो बता दें। चौई साहब, आप खुद कह रहे हैं कि उनको क्या जरूरत है इस इतनी सी रकम की, तो वो इतनी सी रकम से बनी गाला की सड़क क्यों बनवानी थी और खुद पे इल्जाम भी लगवा लिया? इससे बेहतर था कि वो सबका सब तोशा खाना में मौजूद रहता। अच्छा, कानून में एक प्रोविजन दी हुई है कि तोशा खाना में जो तोहफे जिस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जिसको पर्टिकुलर बंदे को मिलते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इवन, या जिसको रेलिवेंट बंदे को मिलते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, सॉरी, तोशा खाना में जमा कराता, लेकिन चीफ जस्टिस वगैरह जिसको भी मिलते हैं वो जाके तोशा खाना में जमा हो जाते हैं। सबके पास ओपन फील्ड है, कोई भी पैसे देके वो जमा कर ले सकता है। रेड बुक लिखी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने प्रोगेटिव सारे फेडरल मिनिस्टर्स के भी लिखे हुए हैं, तो चेयरमैन सेनेट के भी लिखे हुए हैं, स्पीकर साहब के भी लिखे हुए हैं कि किस किस के पास प्रोगेटिव है कि तोशा खाना से वो सरकारी रेट के ऊपर वो चीजें खरीद सकता है। अब ये या तो कानून बदलें, ठीक है जी। अगर उस किसी बंदे ने लॉ को फॉलो करते हुए एक अमल किया है तो आपने कहना कि चूंकि ये इमरान खान ने किया है तो इसलिए गलत है, ये तो ज्यादती है। मुकदमा कानून के मुताबिक चल रहा है सर, कानून के मुताबिक नहीं, मुकदमा जो है वो आसो उम्मीदों और तमन्नाओं के ऊपर चल रहा है। कुछ लोग तख्ते लाहौर पे बैठ के ये फैसले करते हैं कि इनकी ईद यहाँ पे गुजरे, इनका रमजान यहाँ पे गुजरे, इसकी बहनों को भी पकड़ लो, इसकी बीवी को भी पकड़ लो, इसके भांजे को भी पकड़ लो, चाहे केस बनता हो या ना बनता हो।
अगर कोर्ट के मुताबिक मुकदमा चलाना है ना, तो आज इमरान खान को ओपन कोर्ट पे ले आए। पेशावर से लेके कराची तक गाड़ियों की लाइनें ना लग जाए ना, तो आप हमें कहिएगा कि पीटीआई छोड़ के चले जाओ। अगर इतनी जरूरत है ना, तो आज एक दिन की पेशी के कानून की पासदारी करनी है, तो एक दिन की पेशी के लिए खान इमरान खान को ओपन कोर्ट में ट्रायल के लिए लेके आए। राना साहब, उमैर वसी साहब कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें बेबुनियाद हैं और जानबूझ के खान साहब के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, बहनों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। वो मरियम नवाज साहबा के दरवाजे भी कमरे के तोड़े गए, ये चीजें भी थोड़ी सी हैं, इन पे क्या कहना चाहेंगे? काश इनको ये सारी चीजें याद हों। मैं थोड़ा सा इनका जवाब देना चाहूंगा। देखें, वो कंटेनर की स्पीचेस आपको भी और सारे पाकिस्तान को गवाह है जब मौलाना फजलुर रहमान को किस किस नाम से पुकारा जाता था, कैसे कैसे उनकी तज़हीक की जाती थी। और अल्लाह की शान देखें, आज वही लोग सारे मौलाना की दहलीज पे बैठे होते हैं। मुझे तो ये हैरानी होती है कि ये कंसेंसस पे भी नहीं आते, बैठने को भी तैयार नहीं होते, और किस मुंह से उसके घर जाते हैं। परवेज इलाही साहब को भी डाकू, शायद पंजाब का डाकू कहते होते हैं। सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही। शेख रशीद के बारे में भी उनके वैसे ही ख्यालात होते थे, प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था। तो राना साहब, ऐसा कौन सा मसला है कि दीगर लोगों के साथ सॉर्ट आउट हो गया, आपको कबूल क्यों नहीं कर रहे? बारे में की है, और ये गवाह है कि यार ये फिर कहते हैं बात अखलाकियात की, ये फिर कहते हैं कि बात बैठ के करनी चाहिए कंसेंसस की। इनकी सोच ही नहीं है। अभी ये मैच्योरिटी, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, मैं समझता हूं अभी इनमें मैच्योरिटी नहीं आ सकी। आज ये सोच के पछताते जरूर होंगे कि हम कौन कौन सी बातें करते रहे। मैं आज भी कहता हूं कि वो दौर याद करें जब मियां शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस इनको ऑफर की, आए बैठे, मुल्क तबाही के दहाने पे जा रहा है, आए बैठे मिसाके मईशत करते, इनकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये उस वक्त भी बैठने के लिए तैयार नहीं थे, और आज भी ये वही गलती दोहरा रहे हैं। मुल्क वाकईतन उस जगह पे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस सिमत चल रहा है, जिस सिमत में पंजाब की सीएम मेहनत कर रही हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इस दिसंबर के बाद ये मुल्क दोबारा तरक्की की राह पे गामजन हो। अच्छा राना साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, माजी में वैसे देखा जाए तो तमाम सियासी जमातों का वतीरा, तरीका सियासत यही रहा है। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे, चिन्योट में जो है वो तकारीर करते थे मरियम नवाज साहबा के हवाले से, मोहतरमा मरहुमा जो है वो कुलसूम नवाज साहबा के हवाले से, और इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से जो तस्वीर, इश्तिहार वो तशहीर की जाना, और ये रवैया तमाम सियासी जमातों को अगर माजी में हुआ वो भी काबिल मज़म्मत होना चाहिए, अगर मौजूदा दौर में हो रहा है तो वो भी काबिल मज़म्मत होना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात में कोई दूसरी राय या आर नहीं समझता कि अगर उनके ऊपर मुकदमात नहीं है इमरान खान साहब की बहनों पे, तो बिल्कुल उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। वो तारीख को दोबारा अगर गलत हुआ है किसी के दौर में, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए खुले दिल से, खुले दिमाग से, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की अवाम की खातिर हमें बैठकर अच्छे फैसले करने चाहिए, ताकि इस मुल्क के आने वाली जो नौजवान नस्ल है वो बेहतर फील कर सके। अच्छा राना साहब, एक आपका मौक़िफ़ और लेना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं मानने को तैयार है, वो कहते हैं कि हम पूरा मुल्क अब बंद करेंगे, हम इसको अदालती फैसलों के मुताबिक देखेंगे, अगर आईनी तरमीम जो है हमारी मुताबिक नहीं इसको कैंसिल किया जाता, इसको खारिज किया जाता, तो फिर हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे, हम इसको नहीं मानते। मैं इस बात पे खुद डिटरमिन हूं, मैं अपनी जाती राय कह रहा हूं। मैं बिल्कुल ये कहूंगा पूरे यकीन के साथ कि इस मुल्क की तबाही का आगाज उस दिन हुआ था जब इस्लामाबाद में धरने का पहला दिन था। इस मुल्क की तरक्की पे डाका मारा गया उस दिन, जब चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था और इस मुल्क में इस्लामाबाद कैपिटल में ये धरना देकर बैठे। उस दिन इस मुल्क की तरक्की पे डाका मारा गया। और आज भी अगर ये ऐसा काम करते हैं,
आज भी जो मैं समझता हूं कि ये कैपिटल पे चढ़ दौड़ने की धमकी देते हैं, ये इस मुल्क के साथ दुश्मनी करते हैं, इस मुल्क की तरक्की को रोकते हैं, इस मुल्क की तरक्की के पहिए को ये जाम करते हैं। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो यकीन माने आप, अवाम के जहनों में भी ये आ गया है, अवाम भी अब इनसे मुतनफ्फर होना शुरू हो गई इस बात पे। ये माने या ना माने, ये आपस में बैठ के ये कहते हैं कि वो खुद तो अंदर बैठा हुआ है और हमें सड़कों में इसने भगाया हुआ है। लेकिन राना साहब 38% वोट, सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किया। फैसलाबाद में आप भी समझते हैं नताइज जिस तरह से आए, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि फैसलाबाद में नताइज, उसमें बेशुमार मुहरकात हैं जिस वजह से वो नताइज, उसमें बहुत सारे अवामल शामिल हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी शामिल हैं जिस वजह से ऐसे नताइज है। वैसे अच्छा, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो अवाम के जहनों में रही, तो आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह से रवैया रहा उसके नताइज आए ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स में? ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि हमें इन चीजों से अब आगे जाना चाहिए। बहुत हो चुका है इस मुल्क के साथ खिलवाड़, बहुत तजर्बे कर लिए हैं, हमें मिल बैठकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छे इकदाम करने चाहिए। जी चौई साहब, राना साहब आज फिर आपको वो भी ये कह रहे हैं कि दोबारा से पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू आगे बढ़ने चाहिए और तमाम माजी की जो कार्रवाइयां की गई आप उनको कह लें, जिस तरह से रवैया रखा गया पॉलिटिकल लोगों के साथ या दीगर उनके अहले अयाल के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ, उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और मौलाना साहब के हवाले से भी और परवेज इलाही साहब के हवाले से भी आपने सुन लिया जो कहा था खान साहब ने, तो आज वो दोस्त बन सकते हैं तो इनको भी बना लीजिए थोड़ा सा दोस्त। पहली तो बात ये कि अगर हम पिछली बातें करेंगे तो इस वक्त ऐसे भी लोग हैं कि पेट फाड़ के या लाहौर की गलियों में घसीटूंगा या टैक्सी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, आपने तस्वीरें फेंकने की तरफ इशारा कर दिया। ये पॉलिटिक्स है, इसमें कभी दोस्त, इसमें कभी आप मुखालिफ सिंध में होते हैं, कभी आप इकट्ठे होते हैं, वो एक अलग बहस है। जब ये बात की कि पाकिस्तान की तबाही, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तबाही कर्जा उतारो मुल्क सवारो स्कीम से शुरू हुई थी, वो सस्ती रोटी स्कीम से शुरू हुई थी, वो ये बिजली घर जो लगाए गए अपना घर भरने के लिए, मियां मंशा साहब हो, उनके लाल पील पावर प्लांट हो जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही वहां से शुरू हुई। ये वहां से शुरू हुई कि जब अपने पैसे यहाँ से लेके जाके न्यूजीलैंड में अपनी ये स्टील मिल्स लगाई गई, ये पाकिस्तान की तबाही शुरू हुई है वहां से। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि जहां तक बिल बैठने का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान के 3 साल गवर्नमेंट रही तो मुकदमात क्यों नहीं दर्ज हुए, गिरफ्त में क्यों नहीं कानून आया, कानून ने क्यों नहीं गिरफ्त में लिया इन लोगों को, मुकदमात क्यों नहीं इंदराज करवाया गया? मुकदमात इंदराज हुए जी, हमने तो नहीं कराए, पीपल पार्टी ने अपने दौर में करा लिए थे। तो फिर केस हमने नहीं कराया था, ये नून लीग ने कराया था पीपल पार्टी के खिलाफ। सर ये मुकदमात दर्ज हुए हुए हैं, ये कुटैकना का केस हमने नहीं कराया था, सरे महल का केस हमने नहीं कराया था, ये पहले नून लीग ने करवाए हुए थे। ये बाकी सारे जो एवन फील्ड रेफरेंस है, ये सारे रेफरेंसेस हैं, ये नैब के अंदर इनके दौर में तैयार हुए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर कोई और तो नहीं था। मुकदमात दर्ज हुए, हम तो सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनको सजा करार बाकी देना ना देना हमारा काम नहीं है, वो आईने पाकिस्तान के तहत जो अदालतें काम कर रही है ये उनका काम है। हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद साहबा थी और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स गलत बनवाई और उसके बाद वो लंदन रवाना हो गए। हेल्थ मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनको पता नहीं चला, गलत रिपोर्ट्स बनवा ली। सर बात यह है कि वो हेल्थ मिनिस्टर थी, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में नहीं थी। जो वो बाहर रवाना हुए वो पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दे के रवाना हुए, पाकिस्तान की अदालतों से परमिशन लेके रवाना हुए। उसके बाद हम अदालतों के आगे कुछ कर नहीं सकते, हम तो सारे तस्वीर में कम करके बैठते हैं आइन के आगे। खान साहब ने भी आप मुझे जरा 1 मिनट अगर दे देंगे ना, मैं बड़ा आपको आसानी के साथ सारी चीजें वाजे कर दूंगा। जी 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 जी। ये आइन की रूह से जो अदालतें हाईकोर्ट की बनी हुई हैं उनकी परमिशन के साथ गए। उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर कोई भी होता, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस, वी आर ऑलवेज बीन लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। जहां तक ये राना साहब बात कर रहे हैं कि हमें मिल बैठना चाहिए और आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए, हम एज ए पार्टी इस वक्त लीडर के बगैर होने के बावजूद, हमारा लीडर खान इमरान खान जेल में है, हम अवाम के रुख के मुताबिक चल रहे हैं। इनको कहें पाकिस्तानी अवाम को अपनी तरफ ले आए,
कोई ऐसा एक इकदाम कर दें, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे वो कोई कारोबारी शख्स हो, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो, कोई एक भी बंदा इनकी तरफ, इनके वोट बढ़े हैं कि घटे हैं, ये भी फील्ड में है, ये भी एक वर्कर आदमी है हमारी तरह, मेरी तरह एक वर्कर है, इनको भी हर चीजों का इल्म है। ये क्यों हमें अपने साथ बिठाना चाहते हैं? ये अवाम का धारा अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। अगर ये किसी आइन की बात करेंगे, अगर पाकिस्तान की बेहतरी की बात करेंगे, हम इनके साथ हैं, हम किसी पॉलिटिकल डायलॉग से कभी भी पीछे नहीं हटते। लेकिन ये हमें कहें कि अवाम के इस्तेसाल के लिए हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमने पाकिस्तानी अवाम को मजीद उसकी तजनीरी करनी है तो फिर हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो उसमें हम इनका साथ नहीं दे सकते। अवाम की बेहतरी का आज ये पहला स्टेप उठा लें, आज ये कहें क्यों नहीं ये आईपीपीज के एग्रीमेंट सारे पब्लिक करते, हम इनके साथ बैठते हैं, आए ये पब्लिक करें। कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जिसको ये पब्लिक करने से डरते हैं? क्या ऐसा उसमें मसलियत है? जिस आइन के तहत ये एग्रीमेंट बनाए गए हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज उसमें मौजूद है, क्यों नहीं ये उसके साथ नेगोशिएट करते कि तुम्हें पेनल्टी डलेगी जब तुम उतनी बिजली नहीं बना रहे जितनी बिजली बनाने के तुम्हें बनाया गया था, तो तुम्हें पेनल्टी डलेगी। क्यों नहीं पेनल्टी क्लॉज वहां पे ये एक्टिवेट करते? ये इसलिए आके हमारे एग्रीमेंट्स नहीं लेके आते। शाहिद साहब, बैनुल अक़वामी मुआहदे आईपीपीज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुए और वो रिन्यू भी हुए, और रिन्यू भी हुए, 2050 तक मुआहदे तय कर दिए गए बिना सोचे समझे। क्या उसको जो है वो कैंसिल किया जा सकता है? आपसे जानना चाहूंगा। जी, मेरी गुजारिश है, मैं कैंसिल करने की बात नहीं की, मैंने लाल पीर पावर का एग्रीमेंट खुद पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। मैं आफ्टर रीडिंग द एग्रीमेंट आई एम कन्वर्सिंग विद यू, मैं उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रखने के बाद आपके साथ बात कर रहा हूं। उसमें क्लॉजेस मौजूद हैं, इसमें किसी एग्रीमेंट, कोई ऐसा नहीं एग्रीमेंट होता, ये कोई हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान की अवाम इसके पैसे पे कर रही है ना जी, हमें हक है कि हमें वो एग्रीमेंट दिखाया जाए। व्हाट इज द सेम रीजन? कोई एक सिंगल सेम रीजन दे दें कि ये एग्रीमेंट पब्लिक नहीं करना। उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है, उसमें ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसके जैसे पेनल्टीज उनको डाली जा सकती हैं। ये चूंकि पैसे घूम फिर के इनकी जेब के अंदर जाने होते हैं, और ये जो बंद भी किए गए हैं ये भी अपनी जेबें भरी गई हैं कि इससे पहले कि हमारी हुकूमत चली जाए तो हम अपनी जेबें भर लें। देखें, जहां तक बात है कि आपस में मिल बैठ के पॉलिटिकल नुक्ता नजर के ऊपर बात करनी चाहिए, हम बिल्कुल इससे मुत्फिक हैं। आज ये हमारे साथ बात करें कि पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए फलां प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, हम इनके साथ मिलकर बैठने के लिए मुत्फिक हैं। अगर ये बात करें कि हमने अपनी जेबें भरनी है, हमने जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने इटली में सोलर पैनल की फैक्ट्री लगा ली है, इसलिए हम अवाम को फ्री बिजली देने के लिए फ्री सोलर पैनल देने के लिए बैठने लगे, तो हम तो नहीं उस पर मानते। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। लॉन्ग रन में ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आज ये क्यों नहीं बात करते कि जो इंपोर्ट पॉलिसी या जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हमजा शहबाज के लिए होगी वो एक आम पाकिस्तानी के लिए होगी। ये क्यों नहीं चीनी के ऊपर से जो चीनी की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर से उठाते पाबंदियां? ये क्यों नहीं एक फ्री मार्केट क्रिएट करने की बात करते पाकिस्तान के अंदर? आज ये फ्री मार्केट क्रिएट करने की बात करें, हम इनके साथ हैं, लेकिन ये बात करेंगे कि इंडिया के साथ इंपोर्ट शुरू कर लो, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट शुरू कर लो, जिसमें इनका फायदा है, जिसमें इनके बिजनेसेस को फायदा मिलता है। ये हर उस काम को आगे लेके चलना चाहते हैं और उसके लिए चाहते हैं कि पीटीआई की या पीटीआई प्लस अवाम की सपोर्ट इनको हासिल हो जाए। वो तो ये ले नहीं सकते, अब ये पीटीआई के राय वो सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो बड़ी माजरत के साथ। वक्त चूंकि कम है, सम अप करिएगा। आखिरी क्वेश्चन आपसे और फिर राना साहब से जाते जाते सम अप करते हुए जानना चाहूंगा। चौधरी साहब, एक तो ये कि कर्ज जो है वो रिकॉर्ड टूट चुका है, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उससे भी ज्यादा कर्ज इस मौजूदा गवर्नमेंट ने इस थोड़े से अरसे में ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कर्ज ये इसलिए लेते चले जा रहे हैं कि इनको दर्द नहीं है, ये अपनी किसी भी एक्सपेंस को कम करके राजी नहीं है। इस क्रेडिबिलिटी चूंकि पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी इतनी कम हो चुकी हुई है, ये पीआईए बेचने गए, घूम फिर के फिर पीआईए अपने बंदों को देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये स्टील मिल बेचने के लिए गए, तो स्टील मिल में भी दुनिया ने कहा कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये रेकोटिक में इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए गए, सऊदी ने कहा कि हम इस पर सोचेंगे, हम रिफाइनरी लगा देते हैं, इसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। इनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करके राजी नहीं है, क्योंकि हर जगह पे ये मांगते हैं किकबैक्स। जहां तक बात आ गई कर्जों की, कर्जा जो $1 बिलियन आना है ना, उसमें से $700 मिलियन जो है ना, वो वापस रीपेमेंट हो जानी है सूद की सूरत में। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कर्जा मिलने या भीख मिलने की सूरत में खुश होते हैं।
आप कर्जों की बजाय उनसे इन्वेस्टमेंट लेके आए काइंडली। आज भी हमारी ये इल्तजा है कि पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आए, जैसे खान इमरान खान के दौर में यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की फैक्ट्रीज लग रही थी, यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज लग रही थी, वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हो रही थी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुद आ रहे थे। चाइना यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था, ना कि कर्जे देने के लिए। कर्जों से तो कभी किसी का पेट नहीं भरा, इनका पेट भरता रहेगा, मुल्क नहीं चल सकेगा, इनका मजीद पेट भरेगा और भरेगी, वापस रीपे करेगी पाकिस्तानी अवाम। अगर ये एक भी है, अगर ये लेके आए होते ना कि हम $7 बिलियन की जगह $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले आए हैं, तो दैट वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर द जनरेशंस टू कम। नाउ आवर जनरेशन विल हैव टू पे ये $7 बिलियन जो ये अपनी जेबों में भरने के लिए बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ एक पेज पे इकट्ठे आज बैठे ही पीपल पार्टी और नून लीग इसलिए हैं कि इनको इस कर्जे की वास उम्मीद है कि इस कर्जे को हम अपनी जेबों में किस ज्यादा से ज्यादा मिकदार में डालें। अगर आप बिलावल साहब की या चीफ मिनिस्टर सिंध की वो बातें चला दें, जिस तरह से IMF का कर्जा अप्रूव हुआ, उन्होंने जो अपने शेयर के मुतालिक बातें शुरू कर दी, तो वही आपके सवालों का सारों का जवाब मिल जाएगा उनसे। जी रान साहब आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, एक तो कर्ज जो है वो रिकॉर्ड टूट चुका, दूसरा उमर वसी जफर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहना चाहेंगे? सम अप करेगा टाइम भाई। मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि 4.25 साल इनकी हुकूमत रही है जी। इनके दौर में इमरान खान साहब बड़े नीट एंड क्लीन आदमी थे, तो IPP के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू क्यों किए गए? अगर 4.25 साल में इन्होंने वो पब्लिश नहीं कर सके ये, तो ये जवाब देना कि ये उस वक्त क्यों नहीं पब्लिश कर सके। इन्होंने रिन्यू क्यों किए? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही इस मुल्क के खिलाफ थे या मुल्क की आवाम के खिलाफ थे या मुल्क के बेहतर मफाद में नहीं थे, तो उनको उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कैंसिल किया? उस वक्त रिन्यू क्यों किया? मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि हमारी हुकूमत ने डॉलर का रेट 170 रुपए पे फिक्स किया था। देखिए, मैं आपकी बात नहीं बोला जी प्रोजेक्ट की बात सजती नहीं है। इस मुल्क में कोई भी मेन प्रोजेक्ट आज तक भी, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो अल्लाह की रहमत से मुस्लिम लीग नून के दौर में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं ये कर सके 4.25 साल में। एक BRT बनाने में भी जो हालात हुए हैं वो मेरे और आपके सामने है। आप ऑरेंज लाइन से, मेट्रो से, मोटरवे से, बिजली के कारखानों से लेके हॉस्पिटल से लेके यूनिवर्सिटी तक के जाल बिछाए हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। इनके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता प्रोजेक्ट का। आज अगर मियां नवाज शरीफ का दौर, मियां शहबाज शरीफ का दौर पाकिस्तान की हिस्ट्री से निकाल दिया जाए ना, तो सिवाय खंडरात के अलावा कोई चीज बचे ना। ये किस मुंह से बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की? इस मुल्क की तरक्की में जो किरदार मुस्लिम लीग नून ने अदा किया है वो किसी ने भी नहीं किया। जो 100 डैम बनाने का वादा किया था इन्होंने, 1 मेगावाट नहीं जनरेट कर सके। रान साहब, असल में 18.5 साल गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है, उन्होंने 4.25 साल किया है। वो कहते हैं हमें भी कुछ साल और जो है वो वक्त दरकार है। 4 साल एक सफिशिएंट टाइम है। जो ये दावा करें कि 100 दिन में करप्शन का खात्मा कर देंगे, और करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। ये उमैर साहब मेरे नेबर में ही है, जनावाला में। जब PTI की दौर थे और ये कहें कि करप्शन के रिकॉर्ड नहीं टूटे, कोई एक आदमी बताए पुलिस मुलाजम जो कभी डर के और चोरी छुपे रिश्वत लेते थे, थाने के अंदर बैठ के ओपन कहते थे कितने पैसे लेने काम करने के। यार, उस्मान बुजदार जैसे बंदे को आपने 12 करोड़ के सूबे का चीफ मिनिस्टर लगाया, मंडी लगी हुई थी। रान साहब, उनपे पर्चा क्यों नहीं कोई दर्ज हो रहा? उनपे कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? कोई इंक्वायरी नहीं? इंशाल्लाह देखिए कानून के कटहरे में वो भी आएंगे। जिसने जो काम किए हैं वो इंशाल्लाह ताला कानून के कटहरे में वो आएंगे, और जो इस मुल्क के साथ जिसने ज्यादती की है वो इंशाल्लाह ताला वो सजा भुगतेगा। ठीक है रान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। राना अली अब्बास खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे। उमैर वसी जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी इस बात पे है कि हम इस आईनी तरमीम को नहीं मानते।
हम इसके खिलाफ अदालतों में दरखास्तें दायर कर रहे हैं। अगर अदालती कार्रवाई में ये मामला सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे, पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। और दूसरी जानिब आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई जिसमें मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक महंगाई के अनासर जो है उनके हवाले से भी बात की गई। IPPs का मामला भी जेर बहस आया और कहा यह जाता रहा कि माजी में यह किया गया, अब यह हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर सियासी जमात जो है अपने दौरे हुकूमत में उन तमाम तर चीजों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब इक्तदार से चले जाते हैं, बरसरे इक्तदार नहीं होते, इलेक्शन कैंपेन्स में होते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम जो है उनके पास रसाई होती है और फिर दावे किए जाते हैं, फिर इल्जामात भी लगाए जाते हैं। जब बरसरे इक्तदार होते हैं तो फिर वो तमाम चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें तो पाकिस्तान के किसान जो है वो भी मुश्किल हालात में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का हर तबका जो है वो डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई की जो शरह है उसमें इजाफा हुआ, मुसलसल इजाफा हुआ। उस पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि ये माजी की गई तमाम चीजें हैं जो आज सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये मुस्लिम लीग नवाज की स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के अवाम को सर्वाइव करना पड़ रहा है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।